नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बुशरा फातिमा और आपको सुना रही हूँ 1923 में जन्मी मराठी एक्टर हंसा वाडकर की आत्मकथा अभिनेत्री की आप बीती। हमारा ख़ानदान था गाने बजाने वालों का। मेरी परदादी बायाबाई सालगांवकर गायिका थीं। उन्हें हम जीजी कहा करते थे। रहने वाली बम्बई ही की थी और हमारे दादा रघुनाथ के साथ बायाबाई ग्रैंड रोड पर रघुनाथ मेंशन में रहती थी। गाने बजाने वालों के ख़ानदान में किसी औरत या आदमी का शादी करना उस ज़माने में परंपरा के ख़िलाफ़ समझा जाता था, पर दादा ने शादी की और परंपरा तोड़ दी। उस वक्त उनकी शादी का ढिंढोरा चारों ओर पीटा जा रहा था। हमारे दादा को दमे की बीमारी थी। वह काम वाम कुछ नहीं किया करते थे, हमेशा घर पर ही पड़े रहा करते। हमारे पिताजी भालचंद्र की 3 बहनें थीं, केशरबाई यानी माई, इंदिराबाई यानी बाई जी और सुशीलाबाई यानी ताई। पिताजी ने एक डांसर से शादी की थी। हमारी अम्मा का नाम था सरस्वती। हमारी 3 बुआ थीं। उनमें से सुशीलाबाई ने ही शादी की मास्टर विनायक राव से। हमारे पिताजी के 4 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बहन और छोटा भाई गुजर गए और हम बीच के भाई बहन, बड़ा भाई मोहन और मैं ज़िंदा रहे। जीजी यानी बायाबाई ने काफ़ी कमाया धमाया, पर हमारा परिवार बड़ा था। लड़ाई झगड़ा ना हो इस इरादे से जीजी ने अपनी स्टेट का बंटवारा कर दिया। हमारे पल्ले सावंतवाड़ी का मकान पड़ा। मकान किसने बनवाया पता नहीं, पर था जीजी का ही मकान। हम सब मतलब मैं, भाई, अम्मा और पिताजी चारों सावंतवाड़ी में रहने लगे। तब मैं यही करीब 6 साल की थी। मैं पैदा हुई बम्बई में। 24 जनवरी 1923 के दिन बम्बई के भालेराव हॉस्पिटल में पैदा हुई मैं उल्टे पाँव। अम्मा को बेहद तकलीफ़ हुई। बच्चे को बचाया जाए या अम्मा को, ये एक बहुत बड़ा सवाल था और बात साफ थी। पिताजी ने अम्मा को बचाने की बात तय कर दी। आखिरकार जैसे तैसे मैं भी बच निकली, पर मेरी परवरिश की अम्मा ने, क्योंकि मेरे पैदा होते ही भाई को चेचक निकल आई और उस वक्त की परंपरा के अनुसार उसे एक अलग कमरे में रखा गया था। उस कमरे में जाते वक्त हाथ पांव धोकर कपड़े बदल कर जाना पड़ता था। सौर के बाद अम्मा उसी के पास बैठी रहती थी। इसी वजह से वह मुझे कभी ले ही नहीं पाती थी। मुझे अम्मा का दूध तक नहीं मिल पाया। 4वीं क्लास तक की मेरी पढ़ाई सावंतवाड़ी में ही हुई। वहाँ बेहद सुंदर एवं रंगीन वातावरण था। लाल मिट्टी और हरियाली के बीच वक्त बेहद सुखद बीतता था। आज भी उन सुखद दिनों की याद आती है तो मन जैसे फूल सा खिल उठता है। भाई अम्मा का लाडला था और मैं पिताजी की लाडली। आगे हम दोनों के झगड़े होते ही रहते थे, तब अम्मा भाई की ही तरफदारी किया करती थी। इस वजह से मैं कहती भी थी, हमारी अम्मा का भाई पर शक्कर सा प्रेम है और मुझ पर गुड़ सा। हम दोनों के झगड़े पर अम्मा हमारे पीछे भागती रहती और हम दोनों और तेज़ भाग खड़े होते। मैं कुछ मोटी सी थी, इस वजह से ज़्यादा भाग नहीं पाती थी और अम्मा की गिरफ्त में आ जाती। अम्मा की मार खाती और अम्मा की मार पड़ते ही मैं सीधा पिताजी के पास भाग जाती थी। सावंतवाड़ी में हमारे मकान के सामने ही बंदरकर जी का अमीर परिवार रहता था। वह हमसे नीची जाति के थे, पर हमारा उनका अच्छा घरौपा था। बंदरकर जी के बच्चे हमारे यहाँ आते और हम उनके यहाँ जाते। बंदरकर जी का बड़ा लड़का जगन्नाथ मुझसे 10 साल बड़ा था। वह भी हमारे घर आया जाया करता था। उसने बम्बई जाने का ख्वाब पाल रखा था, पर उसने तब तक बम्बई देखी भी नहीं थी। हम लोगों को गाना सिखाने के लिए पिताजी ने भागवत बुआ नाम के एक उस्ताद जी को रख लिया। मुझे गाने वाने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। जैसे तैसे मैं बैठती और कुछ गाना सीख भी गई। फिर तो जगन्नाथ बंदरकर मुझसे जब तब गाना गाने के लिए कहा करते, मिन्नतें किया करते और मैं भी लगातार टालती जाती। एक बार अम्मा से कहा, भाभी बेबी से गाना गवाइए ना। मेरा नाम रतन था, पर सब मुझे बेबी कहा करते थे। गाना वाना मुझे नहीं आता, मैंने तुनक कर कहा। अम्मा बोली, मैं कहती हूँ गाओ। मैं चुप, गाया ही नहीं। आखिर अम्मा ने कपड़े धोने की मोंगरी से मुझे बेहद पीटना शुरू कर दिया। वह तब रुकी जब बंदरकर जी बीच बचाव के लिए आगे आए।
पिटने के बावजूद मैंने गाना नहीं गाया। रात में पिताजी नाटक देखकर वापस आए तब तक मैं अपना गुस्सा संजोए रही। पिताजी के आते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। अभी तक अम्मा मुझसे गाना गाओ कह रही थीं, पर मेरा स्वर था कि जम ही नहीं पा रहा था। पिताजी को जब मालूम पड़ा कि मैं पिटी हूँ तब उन्होंने अम्मा को पीट दिया। इससे मुझे बहुत तसल्ली हुई, पर बाद में पिताजी के पास नींद ही नहीं आई। उठ बैठी और सीधा अम्मा के पास जाकर सोई, तब जाकर नींद आई। खाना खाने के लिए निमंत्रण देने या अन्य कामों के लिए अम्मा अक्सर मुझे बंदरकर जी के पास भेजती थी। मैं छोटी थी, उनके यहाँ जाती तो जगन्नाथ बंदरकर मुझसे बेहद प्यार करते थे। कभी कभार मुझे अकेली पाकर मुझे छोटी बच्ची की तरह पकड़ लेते और पूछते, बोलो मुझसे शादी करोगी? मैं कुछ नहीं जानती थी, शादी वादी क्या होती है उस वक्त मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। उनके सवाल पर मैं सिर्फ हंस देती थी, बोलती कुछ नहीं थी। इसी तरह हमेशा होता रहा। बार बार वो मुझे रोकते और यही सवाल करते। तब मुझे प्रेम कुछ मालूम नहीं था। मैं सोचती अजीब किचकिच है, और इसी किचकिच से छुटकारा पाने के लिए एक दिन मैंने कह दिया, करूँगी शादी, अब तो ठीक है। सिर्फ हाँ नहीं कहो, कसम खाकर कहो। बंदरकर जी बोले। पीछा छुड़ाने के लिए मैंने कह दिया, कसम से तुमसे ही शादी करूँगी, अब बस। बंदरकर जी से मैं बातें करती तो भाई और मेरे मौसेरे भाइयों का पारा गर्मा जाता, पर अम्मा ही कहती थी उन्हें खाने पर बुला लाओ, तभी मैं जाती थी, पर भाई मुझसे रूठ जाया करता। सावंतवाड़ी में ही हमारा मौसेरा घर भी था। दीगर रिश्ते के लोग बाग भी रहते थे। हमें गंजीफा खेलने का बेहद शौक़ था। मैं मिट्टी के चूल्हे भी शौक़ से बनाया करती थी। गांव में मामा नाम के हमारे एक रिश्तेदार रहते थे और उन्हें हम सिर्फ मामा नाम से ही पुकारते थे। वह मुर्गियों के लिए बहुत अच्छा बाड़ बनाते थे और उस पे हम अपनी मुर्गियाँ पालते, और मैं दिन भर मुर्गियों के पीछे रहा करती। पर हमारी बाईजी बुआ के यहाँ उस्ताद विलायत खां जैसे संगीतकार मेहमान आते तो मुर्गियों पर आफत आ जाती और मैं बेहद रोती चीखती। अम्मा कहती भी थी, घर की मुर्गियाँ ना मारा करो, बेबी रोती है। रात में कोई जानवर मुर्गी ले जाता तो मैं रो रो कर हंगामा खड़ा कर देती। इसी वजह से मुर्गी पालना एक परेशानी थी। दोपहर के वक्त हम सब पास की पहाड़ियों और पेड़ों पर खेला करते। एक बार मैं और भैया एक पेड़ पर चढ़ गए। मैं धम से नीचे आ गिरी। अंदरूनी चोट इतनी आई कि मैं कुछ समय तक के लिए बोल ही नहीं पाई। भैया बोले, घर पर अम्मा से मत कहना कि मैं गिर गई थी। मैंने कहा, कहूँगी, जाओ। वह मिन्नतें करने लगे, तुमको मिठाई के पैसे देता हूँ ना, घर पर मत बतलाना। मैंने घर पर कुछ नहीं बताया। यादगार की पहली कमाई, दुख भोगा पर पैसे मिले। गोया यहीं से समीकरण तय हो गया। सावंतवाड़ी के स्कूल में ही हमारी ही क्लास में तिलोत्तमा राजे थीं। स्कूल में उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी। कभी कभार हमारी पूरी की पूरी क्लास ही इनके पैलेस पर खेलने के लिए जाया करती थी। मैं भी जाती। स्कूल में तिलोत्तमा राजे कोई बड़ी हैं इस तरह का एहसास नहीं हो पाता था। हम जैसी बेंच पर वह भी बैठती थीं। स्कूल की छुट्टी होते ही हम उनके पैलेस पर चले जाया करते थे। देख रेख के लिए वहाँ एक यूरोपीय नर्स रहा करती थी जो सिर्फ थोड़ी दूर पर खड़ी रहकर खेल देखा करती थी। तिलोत्तमा राजे खेल में गिर विर जाएं तो कैसे गिर गई, किसने गिरा दिया, इस तरह की बातें कभी नहीं पूछी जाती। दवा दारू होती और खेल आगे बढ़ जाया करता। ज़्यादा चोट आ जाए तो खेल उस दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। कभी कभार बड़के राजे खेल देखने के लिए आ जाया करते और पूछते, तुम लोगों के खेल में हम भी शामिल हो जाएं? फिर तिलोत्तमा राजे कहती, आप और लड़कियों में? इस पर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता था। मैं 9 साल की थी तब हम फिर बम्बई आ गए। मेरी और मोहन की पढ़ाई बम्बई में ही होनी तय हुई। आर्यन एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल में मेरी पढ़ाई जारी हुई। मुझे पढ़ने लिखने का बेहद शौक़ था। मन होता कि खूब पढ़ लिख लें और अच्छा खासा घर बार बसाएं। पिताजी मुझसे रोज़ाना अखबार पढ़वाया करते थे।
पर अंग्रेज़ी के दर्जे 2 तक पढ़ाई हुई और ज़िंदगी में एक नया ही मोड़ आ गया। पढ़ाई लिखाई एक ओर धरी की धरी रह गई। आगे पढ़ने की प्रेरणा भी नहीं मिल पाई। हमारी सबसे बड़ी बुआ थी केशरबाई, उससे छोटी इंदिराबाई और फिर सुशीलाबाई। सुशीलाबाई मेरे लिए बिल्कुल हमजोली सी थी। इंदिराबाई विनायक राव के हंस में थी। उस वक्त सिनेमा में काम करना वाहियात समझा जाता था। औरतें सिनेमा में काम करें, समाज इसके एकदम खिलाफ था। ऐसे ज़माने में इंदिराबाई हंस पिक्चर्स में काम करती थी। इस बात से हमें खुद भी शर्म थी। हमारे ख़ानदान का नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए वह अपना नाम इंदिरा वाडकर रखे थी, सालगांवकर नहीं लिखती थी। इसके बावजूद प्याज के छिलके की तरह बात सामने आई और इस बात को लेकर स्कूल में मुझे तंग भी किया जाता था। हमारी दीदी को ज़िंदगी की हर बात से लगाव था। हर बात में वह रस लेती थी। गाने बजाने का भी शौक़ था। विलायत हुसैन खां के भांजे अजमल हुसैन खां साहब को उसने मुझे संगीत सिखाने के लिए गुरु रख लिया था। मेरे पिताजी तबला बेहद अच्छा बजाते थे। खां साहब थिरकवा के वक्त गुरु भाई थे। एक्टिंग मुझे जीजी ने सिखलाई। वह मेरी वाकई गुरु थी। उम्र तब मेरी यही करीबन 9.5 साल की रही होगी और वह थी 65 के करीब। दोपहर के वक्त जीजी मुझसे कहती, ज़रा हवा तो करना। पंखा झलते झलते बातें शुरू हो जाती। जीजी तरह तरह की बातें बताती और इन बातों में वह पूरी तौर पर डूब जाती। मैं कुछ सीख सकूं, वह मुझे कुछ सिखला सकें, इसी बात से वह परेशान भी रहती थी। लेटे लेटे ही वह मानूंगी न मानूंगी गीत साभिनय गाती। एक ही लाइन में यह गाना कितनी छटाओं में गाया जा सकता है वह प्रत्यक्ष गाकर दिखलाती थी और मुझसे भी गवा लेती। मैं उकता जाती। तभी कहती, अरे गाओ भी, आदमी को सब कुछ आना चाहिए। मेरे पिताजी को शराब पीने की बुरी लत थी। काम धंधा कुछ नहीं था, बस एक तबले का शौक़ ज़रूर था। बाकी वक्त बस शराब। शराब के पीछे ढेर सारा पैसा बर्बाद हो जाता। पैसे का मामला कठिन होने लगा। खाएं क्या, यहाँ तक की नौबत आ पहुँची। किसी का नौकरी करना लाजमी था। पिताजी का स्वभाव नौकरी लायक नहीं था। मैं और भैया दोनों में से किसी एक को नौकरी करनी ज़रूरी थी। मैं 10 साल की थी तब भैया मैट्रिक में थे और मैं अंग्रेज़ी दर्जा 2 में। मेरी बड़ी बुआ तब मोगा रांगणेकर के सिनेमा में काम करती थी। उसी ने सुझाया, बेबी को सिनेमा में क्यों नहीं अटका देते। अम्मा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, अम्मा अभी तो मैं कुल 10 बरस की हूँ, मुझे कौन काम देगा, जिस पर मेरी पढ़ाई। अम्मा बोली, तुझसे तो मोहन की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है ना, तुम काम करो जिससे मोहन की पढ़ाई जारी रह सके। ठीक है, मोहन पढ़े तो मैं काम करूँगी। मैं तैयार हो गई। भैया से मैं बेहद स्नेह रखती थी। खूब पढ़ना और घर बार बसाना, यही मेरा सपना था। पर मोहन की पढ़ाई होनी ज़रूरी थी। कितनी भी झगड़ती रहूं, पर उस पर स्नेह था। पढ़ना लिखना छोड़ छाड़ मैं नौकरी के लिए राज़ी हो गई। पूना की तरह उस वक्त कोल्हापुर में भी बड़े पैमाने पर फिल्म उद्योग चल रहा था। बम्बई आने के पहले भी सिनेमा में काम करने का मौका आया था। हम सावंतवाड़ी में रहते थे और मेरी उम्र करीबन 8 साल की रही होगी तब कोल्हापुर के शालिनी स्टूडियो से बुलावा आया था। हमें लेने के लिए एक भगवे रंग की गाड़ी कोल्हापुर से आई थी। उसमें बैठकर मैं और पिताजी कोल्हापुर चले गए थे। गोविंदराव टेम्बे और थिरकवा साहब के सामने मेरे गाने की ट्रायल होनी थी। इन 2 संगीतकारों के आगे मेरी ट्रायल एक अजीब सी बात थी। गोविंदराव के सामने मैं जैसे तैसे खड़ी रही। उन्होंने पूछा, गाना वाना आता है। मैंने तपाक से कहा, आता है। वह बोले, फिर गाओ देखें। मैंने झट से गाना शुरू कर दिया। जब तक गोविंदराव पेटी पर स्वर खोजते तब तक मेरा गाना भी ख़त्म हो चुका था। नीर भरन मैं कैसे जाऊं, यह चीज़ मैं रेलगाड़ी की रफ्तार में गा गई और ट्रायल में पास भी हो गई। हम लोग सावंतवाड़ी वापस आ गए उसी गाड़ी में बैठकर। ट्रायल तो हो गई पर फिल्म का क्या हुआ यह बात मैं आखिर तक नहीं जान सकी। बात मेरे दिमाग से भी उड़ गई। फिल्म में वाकई प्रवेश हुआ विजयाची लगने फिल्म में।
उसी वक्त बापू साहेब पेंढारकर ने ललित कला कंपनी की स्थापना की थी। पेंढारकर जी ने फिल्म बनाने की बात भी तय कर ली थी। मामा वरेरकर की कथा पर फिल्म बनने वाली थी। मामा खुद निर्देशन भी देने वाले थे। फिल्म थी विजयाची लगड़े। मामा वरेरकर की हमारे घर जान पहचान थी। वह हमेशा घर पर आया जाया करते थे। मैं करीबन 10 साल की थी, पर काफ़ी ऊंची और मोटी थी, उम्र से ज़्यादा दिखती थी। मामा वरेरकर ने मेरा सिलेक्शन हीरोइन के तौर पर कर लिया। भैया बोले, तुम अब फिल्म में जा रही हो, अपना सलगावकर नाम नहीं रखना, लोग बाग मुझे क्या कहेंगे। ठीक है, मैं अपनी बाई जी की तरह नाम रख लूँगी, बस अब तो खुश। मेरा नाम बेबी या रतन मामा वरेरकर को पसंद नहीं था। मैं हमेशा खुश रहती थी, हंसती रहती थी, इसलिए मामा ने मेरा नाम रखा हंसा, हंसाने वाली हंसा। और मामा के आग्रह पर मैं रतन सलगावकर से हंसा वाडकर बन गई। मुझे कई साल बाद पता लगा कि मेरी सबसे बड़ी गुजरी हुई बहन का नाम हंसा ही रखा गया था। उम्र के 10वें साल ही मैं फिल्म की हीरोइन बन बैठी। इस वक्त मैंने नाटक में भी काम नहीं किया था। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। अब फिल्म में काम करना था। भाई के साथ या मामा के साथ मैं नाटक देखने जाया करती। मामा का तब सोनियाचा कलश नाटक ज़ोर पर था। नाटक देखना मुझे बेहद पसंद था। बचपन से ही मैं बेहद डरपोक हूँ, अभी भी हूँ। तब तो हद से ज़्यादा डरपोक थी। कोई भूत चोर की बात कह दे तो मेरी नींद गायब। सारे घर को मैं जगाए रखती थी चीख चीख कर। सावित्री नाटक दामोदर हॉल में चल रहा था। घर के सभी लोगों ने ताकीद की थी, बेबी नाटक देखने नहीं जाना, तुम घबरा जाओगी। पर मैं ज़िद करके चली गई। उसमें यम पात्र था। उस पात्र से मैं इतना डरी कि घर आकर सबको रात भर जगाए रखा। आगे वाडिया स्टूडियो में विजयाची लगड़े की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म के कलाकारों को तब गाना खुद ही गाना पड़ता था। प्लेबैक की परंपरा नहीं थी। बाबू साहेब पेंढारकर मुझे खुद सिखलाने लगे। उस वक्त की घटनाएं याद आती हैं तो आज भी हंसी नहीं रुकती। विजयाची लगड़े फिल्म के एक प्रसंग में मुझे अंधेरे से उजाले की ओर जाना था। मामा निर्देशन कर रहे थे। वक्त रात का था और मैं अंधेरे में जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। डर लग रहा था। मामा ने तरह तरह से समझाया, पर मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर मामा हार कर बोले, अच्छा जो तुम्हें दिखे सो करो। कभी कभी मेरी ज़िद अफलातून हुआ करती थी। शूटिंग चालू रहने पर भी मैं कहती, मुझे मोटर में बैठकर घूमना है। बाबू साहब पेंढारकर समझाते, शूटिंग ख़त्म हो जाने पर हम सब लोग मोटर में बैठकर घूमने जाएंगे। पर एक बार मैंने ज़िद पकड़ ली। आखिर वह मुझे मोटर में बैठा कर वर्ली सी फेस पर ले आए। बोले, अब बस काम तो करोगी ना। फिर तो वह रोज़ाना शूटिंग ख़त्म हो जाने पर घुमाने ले आते। मुझे नए तरीके से काम करना था, इसलिए मामा मुझे अलग अलग स्टूडियो में चल रहे शूटिंग दिखाने ले जाते थे। एक बार मैं और मामा मोगा रांगड़ेकर के साथ हंस पिक्चर्स के सेट पर गए। सेट पर शोभना समर्थ काम कर रही थीं। हम लोगों को देखते ही उसने शूटिंग रोक दी। बोली, इन फालतू लोगों के सामने मैं काम नहीं करूँगी। सेट पर किसने बुलाया इन लोगों को। हम लोग चुपचाप वापस आ गए, पर यह अपमान मुझे सालता रहा और मैंने कसम खा ली कि बिना बुलाए दूसरों के सेट पर कदम नहीं रखूँगी। ललित कला की विजयाची लगड़े पहली और आखिरी पिक्चर रही। फिल्म बनने के कुछ समय बाद ही बापू साहेब गुजर गए। फिल्म का पहला मौका ही मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। एकदम हीरोइन का काम, और वह भी उम्र के 10वें ही साल। 250 रुपये वेतन था। उसके बाद लगातार 2-3 फिल्मों में मैंने काम किया, पर वह कई कारणों से अधूरी रह गई। उसकी मुझे चिंता भी नहीं थी। मैं काम कर रही थी पैसे के लिए, और घर पर देने के लिए पैसे मिल जाएं बस। विजयाची लगने के बाद मुझे कोल्हापुर में नंदू खोटे के आत्मना फिल्म में काम मिला। उसके लिए मैं, अम्मा और पिताजी तीनों कोल्हापुर चले गए। सालवी, दिनकर कामरना फिल्म में मेरे साथ काम कर रहे थे। वापस आए तो बड़ौदा के प्रताप पिक्चर्स में मुझे काम करने का आमंत्रण मिला। पिताजी ने हामी भर दी और हम लोग बड़ौदा चले गए।
पर वह फिल्म भी अधूरी रह गई और हम बम्बई वापस।